जादुई चक्की। तारा अपनी बूढ़ी दादी मनोहरी के साथ जगतपुर गांव में रहती थी। तारा ने होश भी न संभाला था कि उसके माता पिता मौत की नींद सो गए, जिसके बाद तारा के लालन पालन का भार बूढ़ी दादी के कंधों पर पड़ गया। मगर मुश्किल हालातों में भी मनोहरी ने हार नहीं मानी। वह अपनी पोती को पीठ पर बांधकर कभी खेत में तो कभी ईंट की धधकती भट्टी में मेहनत किया करती। समय का पहिया दिन, सप्ताह और महीनों के मोड़ पर घूमता रहा और तारा 12 साल की हो गई। 12वें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां मेरी बच्ची। अपनी बूढ़ी दादी को माफ कर देना, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई तोहफा नहीं। ऐसा कहकर मनोहारी की आंखों में गरीबी की घनघोर घटाएं घिराती हैं। तभी तारा बोलती है, ओहो दादी माँ, आपका साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे और क्या चाहिए, मगर इस साल मुझे आपसे वादा चाहिए कि अब से मैं भी आपके साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाऊंगी। यही मेरे मन की अभिलाषा है। अरे मेरी प्यारी पोती, ठीक है, कल से हम साथ चलेंगे। अपने जन्मदिन के अवसर पर तारा को खाने में रोटी और आलू की सब्जी के कुछ फाक नसीब होते हैं, जो बाकी दिन की प्याज और रूखी सूखी रोटी से बढ़कर था। गरीबों का जीवन होता ही ऐसा है, जहाँ एक ओर ऊंचे लोग अपनी रईसी भरे रुझान की शान बनाए रखने के लिए खाने पर हजारों और लाखों खर्चने पर भी नहीं चूकते, वहीं गरीबों को कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता। देर रात जाग रही तारा अपने दिल की गहराई से कहती है, काश कि मुझे आज के दिन केक का और गुलाब जामुन लुत्फ उठाने को मिलता तो मेरा बर्थडे कितना बेहतरीन बीतता। मगर जो मुमकिन ही नहीं, खामखा उसके ख्वाब क्यों बुनना। इतना बोलकर तारा मीठी नींद में घुल मिल जाती है। तभी घर के कोने में रखी उस पुरानी सी चक्की से एक तेजोमय सुनहरी रोशनी प्रकाशमान होकर घूमने लगती है। तभी चक्की के पत्थर पर आंख मुंह नाक उत्कीर्ण होता है और वह चक्की जैसे जी उठती है। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर तारा। मैं जादुई चक्की तुम्हारे टूटे मन की मनोरथ पूरी करता हूँ। कल सुबह तुम केक का स्वाद जरूर भोगने पाओगी। इतने के बाद चक्की के अंदर से परात भरकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन से भरी परात और स्वादिष्ट सा स्ट्रॉबेरी केक जादुई सुनहरी चक्की के ऊपरी सतह पर प्रकट होती है। सुबह जब तारा चक्की पर यह देखती है तो उसकी आंखें इठला उठती हैं। अरे वाह, ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है और केक भी। जरूर रात दादी माँ ने मुझे बोलते हुए सुन लिया होगा, तभी चक्की पर मिठाई और केक रख छोड़ा है। तारा खुशमन से अपने सवाल को सुलझा ही रही थी, तभी मनोहरी आंख मीचते हुए उठती है और तारा अपनी दादी से चिपट कर कहती है, इस बेनजीर उपहार के लिए बहुत शुक्रिया दादी माँ, आपने तो चक्की पर 4 चांद लगा दिए। जादुई चक्की से अनजान मनोहरी चिंता में पड़ जाती है, मगर अपनी पोती की आंखों में झलमलाती खुशी देखकर उसकी चिंता मध्यम हो जाती है। समय बीतता है, दोनों दादी पोती पूस के कड़ाके की सर्दी में काम पर निकल जाती हैं। जय राम जी की जमुना दास जी, आज कौन से खेत का खरपतवार साफ करना है? मनोहरी, अब सारे खेत एकदम साफ हैं, बस फसल की कटनी बची बाकी है। एक बार गेहूं की बालियां पक जाए तो तुम्हें बुलाहट भेजूंगा। इसके बाद मनोहरी अपनी पोती को लेकर खेत की डगर से होते हुए भूषण की भट्टी में आती है। भूषण भाई, ईद के मन के पक गए हो तो मैं टोकरी दिला दूं। माफ करना मनिहारी मौसी, तुमने आने में देर कर दी। भट्टी पर बहुत मजदूर हैं, आज इन्हें ही मेहनताना चुकाना भारी पड़ने वाला है। माफ करना, अब इन मजदूरों के पेट पर लात मारना भली बात नहीं होगी ना। मैं समझ सकती हूँ भूषण। भूषण बड़ी ही सफाई के साथ मनोहरी को भट्टी से रफा दफा कर देता है और कुड़कुड़ते हुए कहता है, 2 नाव में सवार होने वालों का ऐसा ही हश्र होना चाहिए। जरूर खेत में कटनी सोहनी का काम नहीं होगा, तभी मुंह उठाकर भट्टी पर आई थी ये मनोहारी मौसी। चारों ओर सर्द भरी ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। दोनों दादी पोती की काया ठंड के कहर से कांप उठी थी। वह जल्दी जल्दी घर के लिए कदम बढ़ा रही थी। तभी बूढ़ी मनोहरी मन ही मन चिंता में घुली जा रही थी। सोचा था कि दिन भर खेत में बनिहारी करके 100-200 दिहाड़ी बन जाएगी तो आटा दाल का मोल मिल जाएगा। भगवान जी जब चाहे हम गरीबों के पेट पर पाबंदी लगा देते हैं। मनोहरी के परेशान भागकर जादुई चक्की
एक बार फिर जागृत हो जाती है, जिसके बाद उसके केंद्र से निकल रही सुनहरी चमक से पूरा घर जुगनू के जैसे रोशनी छिटक जाती है और 56 भोगों से भरी हुई एक थाली चक्की से बाहर आती है। मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। अब मुझे पत्थर में स्थिर होना होगा। जैसे ही मनोहरी और तारा घर में घुसती हैं तो जादुई चक्की पर रखे 56 भोगों से भरी थाली देखकर उनकी सूनी आंखें चकाचौंध हो उठती हैं। दादी माँ, ये हमारा घर खाने की खुशबू से कैसे महक उठा है, जैसे यहाँ हलवाई ने डेरा डाला हो। अरे वाह, चक्की पर कितने सारे स्वादिष्ट पूरी पकवान से भरी थाली रखी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं था और चूल्हा भी सूना पड़ा था, फिर ये कैसे हुआ? आओ ना दादी माँ, खाना खाते हैं। जादुई चक्की के बदौलत दोनों दादी पोती एक अरसे बाद 56 भोग खाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जादुई चक्की भोर की पहली पहर को अपने अंदर से निष्दिन उन्हें भोजन मुहैया कराती। ये सब कुछ मेरी समझ से परे होता जा रहा है। इस चक्की के ऊपर खाना आखिर आता कहाँ से है? ये भगवान की लीला है या नहीं? आज रात मैं ये जान कर रहूंगी। उस रात मनोहरी जादुई चक्की पर नजर गड़ाई थी। तभी भोर के 4 बजते ही जादुई चक्की चलने लगती है और सुनहरी चमक पूरे घर में इठला उठती है। तो तुम वाकई में जादुई चक्की हो? इसमें आश्चर्य कैसा? मैं तो बरसों से जादुई चक्की हूँ, क्योंकि मैं जादुई पत्थर से तराशा गया हूँ। मुझसे तुम्हारी दुख और गरीबी नहीं देखी गई, इसलिए मैंने तुम्हारे भूख मिटने का भार खुद पर ले लिया। मैं खाने खजाने दोने का वारिस हूँ। तो क्या तुम हमारी गरीबी मिटा सकते हो? क्या हमें इस गरीबी के गड्ढे से बाहर निकाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। इतना कहते हुए जादुई चक्की सुनहरी चमक से भरकर अपने भीतर से खरे सोने के सिक्के झमाझम बरसाने लगता है और सिक्कों की खनक से तारा की नींद टूट जाती है। इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो चक्की के अंदर से निकल रही है। ये कैसा अजूबा है? चाहो तो तुम मुझे जादुई चक्की को 8वां अजूबा बुला सकती हो तारा। तुम तो इंसानों की तरह बात भी कर रही हो। दादी तो कहती थी कि पत्थरों में जान नहीं होती, फिर ये पत्थर की चक्की कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं जादुई चक्की हूँ तारा, इसलिए मैं चलने के साथ बोल भी सकता हूँ। वक्त मेरे हाथों से छूट रहा है। अब मैं अगले 24 घंटे बाद ही जादुई चक्की के अक्ष में जाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। तुमने हम गरीब बेसहारा की भूख मिटाई है। जादुई चक्की, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि तुमने जो मुझे अपने घर में पनाह दी, ये धन उसका ही प्रतिफल था मनोहरी। एकाएक जैसे ही सूरज बादलों की गोद से बाहर आता है, सुबह की किरण छट जाती है, जिसके साथ जादुई चक्की स्थिर हो जाती है। मनोहारी उन सोने के सिक्कों को सुनार से बेच देती है, जिसके बदले में उसे बहुतायत पैसे मिलते हैं, जिससे उनके घर पर छाई घनघोर गरीबी की बदरा छट जाती है और वह सुंदर से घर का निर्माण करने के बाद खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। साथ ही जादुई चक्की की मदद से बेसहारा लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं। बिहार के छोटे से गांव देवरिया गांव में रहने वाला खेतन एक किसान था। उसके परिवार में पत्नी लाजो और बेटी मुनिया थी। उनका जीवन बेहद गरीबी में कट रहा था। शाम का सूरज ढलते ही सर्दी की सीप से बर्फबारी की बौछार शुरू हो जाती है। तभी खेतन फावड़ा रोककर कहता है, अरे दादा, ये बरस का जाड़ा तो ससुरा बहुते जानलेवा है। अब बाकी का जुताई बुआई जो है बिहाने में होई। फिर खेतन अपना गमछा कंधे पर धरकर वहां से चला जाता है। अरे, आ गए आप? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी खेतन का फीका चेहरा देखकर लाजो कहती है, अजी कहाँ खोए हो? आपका चेहरा भी बड़ा बुझा बुझा है, जैसे कि कोई बात आपको सता रही है। हाँ मुनिया की अम्मा, खेत की जुताई भरसक पूरी हो गई है। अब मगर बुझात नहीं है कि कौन से फसल की बुआई करें। और तुम तो जानत हो, गरीब किसान का जीवन उनके जमीन के इर्द गिर्द ही घूमत है। और तुमको याद है ना, 5 साल पहले गेहूं की फसल ने कैसे हमको गरीबी के दलदल में धकेल दिया था, और जिसे आज तक उबर नहीं सके हैं हम।
यही लिए हर बरस सोच समझ कर बीज बोना पड़ता है। एकाएक खेतन के चेहरे पर बड़ी उदासी उभर आती है, जिसे देखकर लाजो कहती है, अजी चिंता ना करो, कल भोर को पहले हम खेत की मिट्टी का मुआयना करेंगे, फिर देखेंगे क्या बोना है। अगली भोर लाजो और खेतन खेत पर पहुंचते हैं और लाजो सभी खेतों की ओर नजर दौड़ा कर कहती है, अजी अधिकाधिक खेतों में गेहूं ज्वार के बीज की बुआई हुई है, क्यों ना हम अपने खेत में लौकी उगाए। मैंने घर पर लौकी के बहुतेरे बीज बटोर रखे हैं। इस उपजाऊ जमीन पर बड़ी लाजवाब लौकी उगेगी। तुम ठीक कहा था लाजो। अगले ही दिन से लाजो देवी माँ का नाम लेकर लौकी की फसल बोने में लग जाती है। 3 महीने बाद, अरे देखो लाजो, हमारी लौकी की फसल लगभग तैयार हो गई है। अब कल से कटाई शुरू करनी होगी। सब देवी माँ की दया है जी, अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। लौकी की बेहतर बड़ी खेती से लाजो और खेतन बहुत खुश थे, मगर किसे खबर थी कि रातों रात उनकी फसल कीट और कीड़ों का गौर हो जाएगी। खेत में लगे खराब लौकियों को देखकर खेतन माथा पकड़कर रोते हुए कहता है, अरे देख लाजो, का होइगा रे। अरे हम गरीबों की महीनों की मेहनत तो मिट्टी में मिल गई। अरे लाजो। फसल की बड़ी बर्बादी ने खेतन को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि उसने जल्दी ही बीमारी का बिछौना पकड़ लिया और उनके घर की माली हालत बड़ी बदहाल सी हो गई। हे देवी माँ, ये कैसे दुख की घड़ी है। ना हाथ में खोटा सिक्का है, ना खाने को एक दाना। ऐसे में मैं क्या खिलाऊंगी अपनी मासूम मुनिया को। एकाएक लाजो की आंखों के आगे लौकी की खेत की झलक आ जाती है और वो भागती हुई खेत पर आ जाती है, जहाँ उसे एक हरी भरी लौकी दिखती है, जिसे तोड़कर वो घर ले आती है। मुनिया देख, माँ खेत से लौकी लाई है, बस देवी माँ को चढ़ावा देकर झटपट से इसे बनाती हूँ। लाजो लौकी देवी को चढ़ाने के बाद जैसे ही उसे 2 टुकड़ों में बांटती है, तो एक सुनहरी रोशनी उस लौकी पर मंडराने लगती है और उसके बीज सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर मुनिया बड़ी बड़ी आंखें किए हुए बोलती है, देखो माँ, इस लौकी में सोने जैसा कुछ चमक रहा है। अरे मेरी मुनिया, सोने जैसा बल्कि खरा सोना ही चमक रहा है। इस लौकी के सभी बीज सोने के हैं, मगर कैसे? अचानक देवी की मूर्ति से एक धूनी फूट पड़ती है। लाजो, तुमने इस बड़ी गरीबी और लाचारी में भी मुझ पर दोष नहीं लगाया। ये लौकी और उसके सोने के बीज तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। जब भी तुम इन जादुई सोने के बीजों को जमीन में उगाओगी, तो जादुई लौकी ही पाओगी। देवी द्वारा दिए इस आशीर्वाद से लाजो के मुरझाए चेहरे पर खुशी की छवि चांदी के जैसे छिटक रही थी। लाजो ने लौकी के सोने के बीजों को निकालकर उन्हें सुनार से बेचकर बड़ी कीमत पाई, जिससे उसने अपने घर की घटी को पूरा किया। शुक्रिया देवी माँ, आपके द्वारा दिए गए इस जादुई लौकी के सुनहरे बीज से मेरे घर की भुखमरी खत्म हुई है और अब मैं अपने खेत में लौकी की फसल बोऊंगी। फिर लाजो बचे हुए लौकी के सोने के बीजों को मिट्टी में बो देती है। उन बीजों की अंकुरण क्षमता इतनी बड़ी थी कि वो 15 दिन का पड़ाव पार करते ही पूरे खेत में बहुतेरे हरे भरे लौकी से लहलहाने लगते हैं। देखो माँ, हमारे खेत की जमीन पर इतनी जल्दी कितनी सारी जादुई लौकी उग गई है। हाँ मुनिया, अब बस इसे तोड़ना ही बाकी है। दोनों माँ बेटी छितराए हुए बालों से लौकी को अलग अलग करके उन्हें बोरी में भरकर घर आती है। माँ, क्या आज भी सभी लौकी में सोने के बीज निकलेंगे? हाँ मुनिया, देवी माँ ने अपनी सामर्थ्य से लौकी के साधारण सफेद बीजों को सोने के बीजों में बदल दिया है। उसके बाद लाजो जैसे ही देवी माँ का नाम दोहरा लौकी को 2 टुकड़ों में बांटती है, लौकी के गूदों में गड़े सोने के बीजों की चमक पूरे घर को घेर लेती है। देखो माँ, इस जादुई सोने के भीतर भी सोने के बीज है। इसका मतलब ये बाकी के सब लौकी में भी सोने के बीज लगे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम गरीब से लखपति बन जाएंगे। हाँ मुनिया, ऐसा ही होगा। फिर लाजो बारी बारी बची हुई सभी लौकियों को काटती है और सारी लौकियों से सोने के बीजों से भरी पूरी होती है, जिन्हें निकालकर वो एक बड़े सुनार को बेच देती है, जिसके बदले में उसे बड़ी रकम मिलती है, जिससे लाजो अपने पति खेतन का बेहतर डॉक्टर से इलाज कराती है और अपने पुराने घर को तोड़कर जमीन की नींव पर बड़े आलीशान घर का निर्माण करवाती है। अब उसका जीवन हर तरह से समृद्ध हो चुका था, साथ ही खेतन भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। तभी एक दिन सीता उसके घर आती है। अरे सीता, तू मेरे घर?
कितने वक्त बाद आई है। आ बैठना। मेरे पास बैठने का समय नहीं लाजो। मेरे पति बीमारी के बिस्तर पर पड़े आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। मैं गरीब सुहागन तेरे आगे झोली फैलाने आई हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दे। वादा करती हूँ सूद के साथ लौटा दूंगी। सीता की फैली झोली और आंखों में झिलमिलाते गरीबी के आंसू फन कर बह रहे थे। सीता का दुख देखकर लाजो भावुक होकर कहती है, तू चिंता मत कर सीता, आ मेरे साथ। लाजो रसोई में रखी हुई जादुई लौकी सीता को दे देती है। ये ले सीता, इससे तेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लाजो, रईसी के गुमान में चूर होकर तू मुझ गरीब की हंसी उड़ा रही है। अरे ये लौकी मेरे माथे की लाली को कैसे बचाएगी? हाँ। लाजो बिना किसी बहसबाजी के उस जादुई लौकी को जैसे ही 2 टुकड़ों में बांटती है तो लौकी में लगे सोने के बीजों को देखकर सीता हक्की बक्की रह जाती है और बोलती है, ये कैसी जादुई लौकी है जिसके बीज सफेद की बजाय सोने के हैं? ये जादुई लौकी है सीता। इसी के सोने के बीजों को बेचकर मेरे पति की घनघोर गरीबी मिटी है। जाओ सीता, बिना देर किए अपने पति की जान बचाओ। फिर सीता लाजो का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। फिर उसी शाम ठंड में ठिठुरती हुई अस्त व्यस्त वेशभूषा में भटकती हुई एक बूढ़ी भिखारिन उनके चौखट पर आ जाती है। सुनो बेटी, मुझ गुड़िया की मदद करो। कई दिनों से मेरे पेट में एक दाना भी नहीं गया। थोड़ा खाना खिला दो। अरे ये बूढ़ी अम्मा की दशा तो बड़ी ही दुखी और बिगड़ी हुई है। भीतर आ जाओ अम्मा। लाजो बूढ़ी भिखारिन की बाह पकड़े उसे अंदर बुलाकर भर पेट खाना खिलाती है। जैसे ही बुढ़िया जाने लगती है, लाजो कहती है, ये लो बूढ़ी अम्मा, ये जादुई लौकी है। उसे बेचकर आप अपनी मदद कर सकती हैं। अचानक ही वो बुढ़िया हंसते हुए देवी में बदल जाती है और जाते हुए कहती है, लाजो, तुम्हारी इंसानियत भरी भावना देखकर मैं बहुत खुश हुई। इसीलिए मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देती हूँ। इस जादुई लौकी के सुनहरे बीज से तुम अपने हाथों से लाखों लोगों की गरीबी मिटाने का गढ़ बनोगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसी के साथ देवी गायब हो जाती है और धीरे धीरे देवरिया गांव की धरती से जादुई लौकी से बहुतेरे लोगों की गरीबी टल जाती है। कन्हैयापुर के छोटे से गांव में 2 गरीब बेटी अपने पिता मनोहर के साथ रहती थी। मनोहर बहुत गरीब था और उसकी दोनों बेटियां बहुत सांवली थी, जिसके चलते उसकी किसी भी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन मनोहर काम पर से वापस घर लौटते समय एक नदी किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? मेरी दोनों बेटियां कुंवारी घर में बैठी हैं। इस गरीबी के चलते मैं उनकी शादी भी नहीं कर पा रहा हूँ। मनोहर वहां पर थोड़ी देर बैठकर रोता है, जिसके बाद वो अपने आप को हौसला देकर वापस घर लौट आता है। लेकिन मनोहर की बेटी पारुल और पायल दोनों उसका चेहरा देखकर अब समझ जाती हैं। पिताजी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? मैं जानती हूँ पिताजी, हमारे सांवले रंग की वजह से आप हमारे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसमें रोने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारे नसीब में जो होगा वो हमें जरूर मिलेगा। अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर मनोहर उन्हें गले से लगा लेता है। अरे मेरी बेटियों, तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में मनोहर अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खाकर सो जाता है। जैसे ही अगले दिन सवेरा होता है, मनोहर अपने काम के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर की दोनों बेटियों को सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत शौक था। वो दोनों घर चलाने के लिए गांव की औरतों का भी मेकअप कर दिया करती थी। एक दिन वो दोनों गांव की कुछ औरतों का मेकअप करके वापस घर की तरफ लौट रही होती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक परी नजर आती है। अरे पारुल, जरा वहाँ देख, जो मैं देख रही हूँ क्या तुझे भी वही दिख रहा है? हाँ पायल, मुझे भी वही दिख रहा है। सामने एक परी है जो कि रो रही है। दोनों परी के पास जाती हैं। परी, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो हमें बताओ। आज परीलोक में मेरी शादी है, लेकिन मेरा मेकअप करने वाली परी बीमार है। अब मेरा मेकअप कौन करेगा? बस इतनी सी बात, आपका मेकअप तो हम दोनों भी कर सकते हैं। हम दोनों को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। क्या सच में तुम मेरा मेकअप कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। पायल और पारुल दोनों मिलकर परी का बहुत सुंदर मेकअप करती हैं, जिसके बाद परी बहुत खुश होती है। अरे वाह,
तुमने तो मुझे बहुत सुंदर बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी ऐसा कहकर अपनी एक लिपस्टिक पायल और पारुल को दे देती है। ये कोई मामूली लिपस्टिक नहीं, बल्कि ये एक जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक से तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहां से परीलोक जाने के लिए उड़ जाती है, जिसके बाद पायल और पारुल जादुई लिपस्टिक लेकर घर आ जाती हैं। परी ने आखिर हमें ये लिपस्टिक क्यों दी होगी? चलो एक बार इस लिपस्टिक को लगाकर देखते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के होठों पर लिपस्टिक लगाकर देखती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो बहुत खूबसूरत और गोरी हो जाती हैं। अरे वाह, देखो तो सही, हम दोनों कितनी सुंदर और गोरी हो गई हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये सब परी की जादुई लिपस्टिक का कमाल है। जैसे ही शाम को मनोहर मजदूरी करके वापस घर लौटता है, वो अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों अचानक से इतनी सुंदर और गोरी कैसे हो गई? पायल और पारुल मनोहर को परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक के बारे में बताती है, जिसके बाद मनोहर बहुत खुश होता है। कुछ ही दिनों में पायल और पारुल के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ जाता है, जिसके बाद मनोहर अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है। शादी के बाद पायल और पारुल दोनों ही अपने घर को अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उन दोनों के पतियों का काम छूट जाता है। क्या बताएं माँ, हमारे बॉस ने हमारी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ बेच दिया है। और यही नहीं, उन्होंने अपने सारे शेयर भी बेच दिए हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन बिना पैसों के अब ये घर कैसे चलेगा? माँ आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं ना कहीं काम जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन इस घर पर आंच भी नहीं आने देंगे। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राघव और राहुल को कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती। अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर एक दिन पायल और पारुल राघव और राहुल से कहती हैं, देखिए जी, शादी से पहले भी हम पार्लर का काम करके कुछ पैसे कमा लिया करते थे। आज अगर हमारे घर पर परेशानी है तो हम दोबारा से पार्लर का काम करना चाहती हैं। इस घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। अगर तुम दोनों ने ऐसा सोचा तो बहुत बुरा होगा। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बेटा जरा सोचो तो सही, ऐसे तो हम सभी भूखे मर जाएंगे और तुम दोनों को कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। मैं सोच रही थी क्यों ना घर के बाहर ही हम अपनी दोनों बहुओं का एक छोटा सा पार्लर खुलवा दे। माँ बिल्कुल सही कहती है, घर के बाहर पार्लर खुल जाएगा तो हमारी पत्नियों को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल और राघव दोनों मिलकर अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा टेंट लगा लेते हैं और उसमें कुर्सियां और टेबल रख लेते हैं और एक पार्लर का बोर्ड भी लगा देते हैं। देखते ही देखते पायल और पारुल के पार्लर में कुछ गांव की औरतें आना शुरू कर देती हैं। पारुल, हमारे पास परी की जादुई लिपस्टिक है। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तुम सही कहती हो, शायद इसी दिन के लिए परी ने हमें वो जादुई लिपस्टिक दी थी। ये सोचकर पारुल और पायल गांव की औरतों का मेकअप करते समय उनके होठों पर परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक लगा देती हैं, जिसके बाद वो सभी औरतें देखते ही देखते बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी काया ही पलट कर दी। तुम्हारा ये पार्लर मामूली पार्लर नहीं बल्कि जादुई पार्लर है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। कहाँ तो मैं बिल्कुल काली कलूटी थी, लेकिन इन्होंने अपने मेकअप से मुझे अप्सरा बना दिया। वो दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो दोनों पारुल और पायल को अच्छे खासे पैसे देकर चली जाती हैं। देखते ही देखते शाम तक पायल और पारुल खूब पैसा कमा लेती हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम इस जादुई लिपस्टिक के चलते अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अरे तुम्हें पता है, आज हमने पूरे 10,000 रुपए की कमाई की है। चलो ये सारे पैसे हम माँ जी को दे देते हैं। पायल और पारुल दोनों अपने पैसे ले जाकर अपनी सास को दे देती हैं, जिसके बाद उन दोनों की सास बहुत खुश होती है। अरे बहू, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। गांव की सभी औरतें तुम्हारे पार्लर की तारीफ करते करते थक नहीं रही। ऐसे ही मन लगाकर काम करती रहो। देखते ही देखते पायल और पारुल का जादुई पार्लर पूरे गांव में बहुत फेमस हो जाता है, जिसके चलते पायल और पारुल अपने घर के आगे अपना एक सुंदर सा पार्लर भी बनवा लेती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक दिन अचानक से एक गरीब लड़की उनके पार्लर में आती है। मेरी मदद करो दीदी,
मेरे इस कालेपन की वजह से मेरा कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं कि वो मेरा अच्छे पार्लर में मेकअप करवा सके। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुमसे कोई पैसे भी नहीं लेंगे। ऐसा कहकर वो मेघा का मेकअप करना शुरू करती हैं और आखिर में उसके चेहरे पर जादुई लिपस्टिक भी लगाती हैं। देखते ही देखते मेघा एकदम अप्सरा की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं इतनी खूबसूरत बन गई हूँ। भगवान आप दोनों का भला करे और हमेशा खुश रखे। मेघा उन दोनों बहनों को दुआएं देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें सोचती हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर ऐसे ही और गरीब लड़कियों की मदद करें। हाँ, और हम अपने इस पार्लर के काम को अपने पतियों को भी सिखा देते हैं, वो भी हमारे काम में हाथ बटा दिया करेंगे। पायल और पारुल दोनों मिलकर अपने पतियों को भी पार्लर का काम सिखा देती हैं, जिसके बाद उन दोनों के पति मिलकर खुद का जेंट्स सैलून खोलते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल और पारुल दोनों अपनी जादुई लिपस्टिक से बेसहारा और गरीब लड़कियों की मदद करती हैं, जिन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे ही अब वो दोनों बहनें अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती। अरे राधिका, तुम्हारा खिलौना कितना सुंदर है, क्या तुम मुझे इससे खेलने दोगी? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे खिलौने को तोड़ दोगी। मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं दिखाऊंगी, जाओ यहाँ से, चली जाओ। पिंकी तू परेशान मत हो, हमारे माता पिता भी हमारे लिए ऐसा खिलौना लेकर आएंगे। चिंकी रोने लगती है और अपने भाई राजू से कहती है, भैया मुझे नहीं पता, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। अरे चिंकी, मेरी बहन जिद मत करो, हमारे माता पिता हमारे लिए भी खिलौना लेकर आएंगे, तुम थोड़ा सा सब्र तो करो। राजू अपनी बहन चिंकी को किसी तरह से चुप करवाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में लगे हुए एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और दूसरे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखते हैं। देखा, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ, तुम्हारी गुड़िया प्यारी तो है, लेकिन मेरी गुड़िया के पास कितने सारे कपड़े हैं। बूम बूम बूम, मेरी गाड़ी के सामने से हट जाओ, देखो मेरी गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है, हटो हटो हटो, नहीं तो तुम्हारी गुड़ियाओं का एक्सीडेंट हो जाएगा। बूम बूम बूम। सभी एक साथ बहुत मजे से खेल रहे होते हैं। तभी राजू कहता है, काश हमारे पास भी इतने प्यारे प्यारे खिलौने होते, लेकिन अफसोस हमारे पास इतने सुंदर और प्यारे खिलौने है ही नहीं। देखो देखो भैया, कितना सुंदर खिलौना है, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। आप मुझे ऐसा खिलौना दिलवाओगे ना भैया? तभी उन दोनों की माँ लता उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे बच्चों, चलो चलकर खाना खा लो। चिंकी और राजू दोनों भाई बहन अपने माता पिता के पास जाकर खाना खा लेते हैं। तभी आमोद कहता है, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मालिक पैसा का हिसाब ही नहीं देना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी जी। घर का राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें और कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा। लता और आमोद की सारी बातें राजू सुन लेता है, जिसके बाद वो मायूस हो जाता है और सही से खाना भी नहीं खाता। कुछ ही देर बाद लता अपने दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है। वहीं आमोद भी सो जाता है। आधी रात के समय अचानक से राजू को बाहर से एक आवाज आती है, आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, जरा यहाँ तो आ जाओ। आवाज केवल राजू को ही नहीं बल्कि चिंकी को भी आती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर के आंगन में लगे हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर कई सारे खिलौने आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इतने सारे खिलौने, और वो भी अपने पेड़ पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक पेड़ के ऊपर से खिलौने भी उग सकते हैं क्या। भैया भैया, मुझे वो वाली डॉल तोड़ कर दो ना भैया, मुझे वो वाली गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। तभी पेड़ के अंदर से आवाज आती है, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें रोजाना यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। तुम दोनों भाई बहन दूसरों के बच्चों को खिलौनों के साथ खेलते हुए देखकर बहुत खुश होते हो,
लेकिन तुम्हारे माता पिता बहुत गरीब हैं और तुम्हें कुछ नहीं दिला पाते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई खिलौनों का पेड़ है। तुम इन जादुई खिलौनों से जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में हम इन जादुई खिलौनों को ले सकते हैं और हम इनसे जो मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा? हाँ, तुमने सही सुना। तुम इन जादुई खिलौनों से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा और तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से अपने लिए कोई भी खिलौना तोड़ सकते हो। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद राजू अपने और अपनी बहन के लिए एक एक खिलौना तोड़ लेता है, जिसके बाद अचानक से राजू और चिंकी की आंखें खुलती है और वो सुबह नींद से जागते हैं। लगता है हमें रात को कोई सपना आया था। जैसे ही राजू अपनी आंखें मसलने के बाद यहाँ से वहां देखता है, उसे अपने पास वही जादुई खिलौने मिल जाते हैं। अरे वाह, यकीन ही नहीं होता, ये तो सच में जादुई खिलौना है जो हमें जादुई पेड़ ने दिया था। क्या कहा? जादुई पेड़? कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। राजू अपनी माँ को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद राजू अपनी बहन चिंकी के साथ अपने खिलौनों से खेलने लगता है। जैसे ही उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, वो अपने जादुई खिलौने से कहता है, जादुई खिलौने, हमारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। तुम हमें इतना अमीर बना दो कि हम फिर दोबारा कभी गरीब ना बन सके। राजू के इतना कहते ही जादुई खिलौने के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बहुत बड़े घर में बदल जाती है और उनका घर बहुत खूबसूरत हो जाता है। उस घर के अंदर खूब सारा सोना, पैसा और हीरे रखे होते हैं। ये सब देखकर चिंकी राजू से कहती है, भैया, ये तो सच में जादुई खिलौना है। देखो जरा, इस जादुई खिलौने के चलते पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया और हमारे चारों तरफ कितना सुंदर घर है और इतना सारा सोना, पैसे, हीरे है। हाँ मेरी बहन, आज के बाद हम कभी गरीब नहीं होंगे। हमारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राजू अपनी बहन चिंकी के साथ पूरे दिन आराम से खेलता है। जैसे ही शाम ढलता है और आमोद घर वापस लौटता है, वो अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे ई का, हम तो कहीं और आ गए हैं जी। लगता है जो है किसी और का घर है भाई। हमारा घर तो जो है टूटी फूटी झोपड़ी की तरह थी, ये कैसे हो गया? तभी घर के अंदर से राजू और चिंकी निकलकर बाहर आते हैं। माँ, पिताजी, ये हमारा ही घर है। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। राजू की बात मानकर लता और आमोद घर के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद राजू जादुई पेड़ के बारे में अपने माता पिता को बताता है, जिसे सुनकर लता और आमोद को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब मुझको तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? अब भला कोई पेड़ जादुई कैसे हो सकता है? मुझे लगता है एक बार हमें बच्चों पर यकीन करना ही चाहिए। अगर आप दोनों को हमारे ऊपर यकीन करना है तो आज की रात आप दोनों देखना, हम आपको जादुई पेड़ के ऊपर जादुई खिलौने जरूर दिखाएंगे। ऐसा कहने के बाद लता और आमोद राजू की बातों पर यकीन करने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी आराम से खाना खाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है, सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात के समय राजू अपने माता पिता के कमरे में आता है और उन्हें नींद से जगाते हुए कहता है, माँ, पिताजी, उठ जाइए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। राजू अपने माता पिता को घर के आंगन में ले आता है, जहाँ वो उस पुराने विशाल पेड़ को देखते हैं, जिसे देखते ही वो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई पेड़ है जिसके ऊपर जादुई खिलौने लगे हैं। ऐसा तो चमत्कार हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा है। ऐसा सच में तो बहुत अद्भुत पेड़ है जी। लता और आमोद भी उस जादुई पेड़ के ऊपर से जादुई खिलौने तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उन जादुई खिलौनों को अपने घर में ले आते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों उन जादुई खिलौनों को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनके सुंदर सुंदर जादुई खिलौने गांव के सभी लोग लेना शुरू कर देते हैं और उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके कुछ समय बाद वो अपने खिलौनों का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सुषमा देवी सामने खड़ी अपनी नई नवेली बहू को देखकर बौखलाए हुए अंदाज में बोलती है, अरे नाश मरे तेरा मोनिष्का की बच्ची,
माँ चट्टो और बेटी चट्ट बोलो। भला 4 घर की दूरी नहीं हमारे घर के बीच, पास में मायका और पड़ोस में ससुराल। अरे ऐसा होता है क्या? मगर माँ, 2 प्यार करने वाले शमा और परवाने को प्यार में आस पड़ोस कहाँ नजर आता है? अरे तेरी आशिकी गिरी तो मैं छुड़ाती हूँ नास पीटे। इतने बड़े हिंदुस्तान में तुझे पड़ोसन ही मिली थी प्यार करने को। अरे ये मुनिष्का तो बड़ी मीठी चूरी निकली माँ जी। अरे बड़ी बहू, तू ही बता, पड़ोस में रहने वाली कोई भी अरी गरी लड़की मेरे बेटे के गले पड़े जाएगी तो क्या सुषमा देवी की बहू बन जाएगी? मैं नहीं मानती इसको अपनी बहू। अरे भगवान, अब पछताने से क्या होगा जब पड़ोसन बन गई बहू। जो होना था सो हो गया। अब पूरे मोहल्ले के सामने लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रही हो? लव, बहू को लेकर भीतर आ जा। पूरा परिवार पड़ोसन बहू के साथ अंदर चला आता है। तभी सुषमा आंख तरेरते हुए कहती है, बता लव, तेरा इस नास पीटी पड़ोसन के साथ कब से लफड़ा चल रहा है? अपनी माँ के पूछने पर लव पूरी बात बताता है। ये कहानी है दिल्ली के प्रेम नगर के 2 प्यार भरे पड़ोसी परिंदों की, जहाँ लव और मोनिष्का रहते थे। सुबह के 7 बज रहे थे। छत पर खड़ा लव मोनिष्का को देखकर जोर जोर से गुनगुनाता हुआ कहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे आज ये छत पर क्यों नहीं आई? मोनिष्का, ओ माय डार्लिंग। लव के गुनगुनाने की आवाज सुनकर मोनिष्का दूर खड़ी अपने छत से उसे देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों ऐसे अक्सर छिपते छुपाते हुए मिला जुला करते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। और इस तरह हम पड़ोसियों का प्यार शादी के मोड़ पर आ पहुंचा। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन मोनिष्का को रसोई में काम करता देख गुस्से से तमतमाई उसकी जेठानी जूही कहती है, अरे ओ पड़ोसन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसोई में पांव रखने की? मेरी भुलक्कड़ जेठानी जी, आप भूल गई हैं कि अब इस रसोई घर पर इस पड़ोसन का भी पूरा हक है। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए रसोई में आपकी जरूरत नहीं। मोनिष्का की ये बात सुनकर जूही गुस्से से फुसफुसाती हुई बाहर चली जाती है। ये कल की आई पड़ोसन मुझ पर हुकूमत जमा रही है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे बड़ी बहू, तू सुबह सवेरे बड़बड़ा क्यों रही है? सुषमा के पूछने पर जूही 1 की 2 लगाकर लड़ाई की फूट डालती है। तभी सुषमा बोलती है, अरे ओ नास पीटी पड़ोसन, जरा यहाँ तो आ। क्या हुआ सासू माँ, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हैं? मत कह मुझे सासू माँ, मुझे तेरे इरादे अच्छी तरह से पता चल गए हैं। तू पड़ोसन इसीलिए मेरी बहू बनी है ताकि मेरी प्रॉपर्टी हथिया सके। मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, जाकर मर अपने मायके में। सास बहू का शोरगुल सुनकर लव हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर निकलकर कहता है, अरे ये सुबह सुबह कैसी चिल्लम चिल्ली लगा रखी है आप सभी ने? अरे मुझसे क्या पूछते हो? अपनी लड़ाकू माँ से पूछो जो दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़े बैठी हैं। अरे माँ, ये खिटपिट क्यों कर रही हो? अरे नालायक निकम्मे, इस पड़ोसन के पल्लू में क्या बंधा? माँ से सवाल जवाब करता है। बोलना ही है इस चट्टो की बेटी को बोल। बस बहुत हो गया सासू माँ, देखो जी, मैं मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। या तो तुम सासू माँ को समझाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे तो देरी क्यों कर रही है? उठा अपना झोल झमाटा और चल दे 4 कदम। इतना सुनकर बहू अपना सूटकेस उठाकर पड़ोस में बसे अपने मायके आ पहुंचती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरे हैं। अरे मैं तो पहले ही कहती थी बेटी कि मत कर पड़ोस में प्यार, भला घर के साइड में ससुराल शोभा देता है क्या? मुझे तो पहले ही पता था कि वो भूतनी के तुझे एक दिन में ही भगा देंगे। ऐसे ही सुबह से शाम बीत जाती है, जिसके बाद लव मोनिष्का को लेने उसके मायके आता है। नमस्ते सासू माँ, मोनिष्का को भेज दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मोनिष्का, मैं जानता हूँ कि तुम्हें माँ की बातें बुरी लगी हैं। माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे साथ चलो प्लीज। लव के माफी मांगने पर मोनिष्का अपने मायके से ससुराल चली आती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक शाम ननद भाभी पर भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी बेवकूफ भाभी, कपड़े धोने नहीं आते तो मेरे कपड़ों को हाथ क्यों लगाती हो? मगर मैंने तो एकदम सफाई से तुम्हारे कपड़े धोए थे न्यासा। अगर इतनी सफाई से कपड़े धोए थे तो ये जिद्दी दाग अब तक मेरे ड्रेस पर जमे हुए हैं, कैसे हैं? अरे जितनी आसानी से छत की मुंडेर पर चढ़कर मेरे भाई से नैन मटक्के करके मेरी भाभी बन गई, वैसे ही ससुराल के फर्ज निभाना भी सीखो। न्यासा, अगर तुम्हें मेरे धुले कपड़ों में इतने ही नुस्ख निकालना आता है तो फिर अपना काम खुद करना सीखो। वैसे भी सारा दिन पलंग पर पसरी रहती हो। अपनी भाभी का बोलबाला सुनकर गुस्से से बौखलाई न्यासा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भैया भैया,
कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हो गया ऐसा? न्यासा क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया, आज मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि सारे जमाने की लड़कियां मर गई थी क्या, जो तुमने इस पड़ोस में रहने वाली भूतनी को मेरी भाभी बना दिया। इसकी रोज रोज की किचकिच से मेरे कान पक गए हैं। अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। कह दो इसे चली जाए अपने मायके। अरे रुकना भी कौन चाहता है तुम जैसे कुत्ते बिल्लियों के बीच में। जा रही हूँ मैं मेरे मायके। ऐसा बोलकर मोनिष्का एक बार फिर अपने मायके चली जाती है। माँ, मैं आ गई माँ, अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। अरे अच्छा किया मेरी बच्ची जो तू घर चली आई। अरे वो तो पहले से ही पड़ोसी के नाम पर धब्बा थे और तूने उसके बेटे से शादी कर ली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बगल वाले घर की बहू बन जाएगी और उसका ससुराल इतना पास हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बहू का सफर ससुराल और मायके के बीच उलझ कर रह जाता है। जब भी बहू की ससुराल वालों से नोकझोंक होती तो वह पड़ोस में बसे अपने मायके का फायदा उठाकर अपने घर चली आती। ऐसे ही जब एक दिन मोनिष्का अपने मायके लौट कर आती है तो उसकी माँ लीला तंग आकर कहती है, मोनिष्का, तू आज फिर उठाकर मायके चली आई। आज तो पड़ोस में तेरा मायका है तो चली जाती है। और अगर यही मायका पड़ोस में ना होकर परदेश में होता तो क्या करती, कभी सोचा है? अपनी माँ की बात सुन बहू मन ही मन तोल मोल करके बिना कुछ कहे ससुराल आ जाती है, जहाँ सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। क्या हो गया बहू रानी, माँ ने मायके से मारकर भगा दिया क्या? ऐसा ही होता है माँ जी, जब एक ही पड़ोस में दो रिश्ते जुड़ जाते हैं। भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बड़ा इतराती थी ना अपने पड़ोस के मायके पर, आज उसी मायके वालों ने मजा चखा दिया। ससुराल के ताने सुनकर मोनिष्का की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं। तभी गजराज गुस्से से गरजते हुए कहता है, बस करो तुम तीनों बेचारी एक अकेली बहू पर तीनों सास बहू बेटी दाना पानी लेकर चढ़ी हुई हो। तुम तीनों बहू से हमेशा लड़ झगड़ कर उसे मजबूर कर देती हो, जिस कारण बेचारी बहू के पांव उसके पड़ोस में बसे मायके तक जा पहुंचते हैं। अरे जो होना था सो हो गया, अब तो इस बेचारी को अपना लो। मैं तो तैयार हूँ, मगर मोनिष्का को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चाहे हमारे बीच कितनी भी खिटपिट क्यों ना हो, बहू को बोल दो कि वह बात बात पर अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मायके ना जाए, क्योंकि सास बहू में अनबन तो होती ही रहती है और ननद भाभी में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक तो हो ही जाती है। हाँ, देवरानी जेठानी में भी थोड़ी बहुत जली भुनी हो ही जाती है। हमें माफ कर दो मोनिष्का, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं भी अपने ससुराल के सारे रिश्ते समेटना चाहती हूँ। इस तरह आखिरकार अंत में बहू मायके के बगल में बसे अपने ससुराल में घुल मिल जाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।